कुछ सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा बस आवाज चेक कर लिया जाए। ओके, वी आर लाइव। चलिए, आवाज ठीक है। तो काफी दिनों बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। ठीक है, आज आपका हो सकता है कुछ लोगों का एग्जाम होगा आईडीटी का। अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? पोर्टफोलियो हो गया। क्या हो गया? अभी से हैंग कर रहा है क्या? अपना पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव हो गया, और फॉरेक्स। फॉरेक्स, ठीक है। हमने ये 3 चैप्टर एग्जाम के पहले तक कर लिया था। अब जो हमारा बचा हुआ है वो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बाकी चैप्टर। अब जनरली क्या होता है, लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन से ही शुरू करता है पढ़ना, और हम लोग चले थे उल्टा। और आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि उल्टा क्यों चले थे, क्योंकि इस चैप्टर का बाकी तीनों चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, पर ये चैप्टर इनको कंफ्यूज करता है। अगर कोई डेरिवेटिव पहले पढ़ने जाए पोर्टफोलियो के, आसान है समझना, लेकिन पोर्टफोलियो पढ़ने के बाद डेरिवेटिव पढ़ने जाए थोड़ा कंफ्यूज होता है डेरिवेटिव क्या है। इसलिए हम लोगों ने उल्टा चला, पहले हम लोग डेरिवेटिव पढ़ा, फिर पोर्टफोलियो पढ़ा, और अब हम लोग आएंगे सबसे बेस पे, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी वो चैप्टर जिस पे ये पूरा पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? पोर्टफोलियो का आधार क्या था? सिक्योरिटी का ग्रुप। डेरिवेटिव का आधार क्या था? सिक्योरिटी से वैल्यू ड्राइव करता है। तो मेन चैप्टर तो यही था, पर ये हमने पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर पोर्टफोलियो पढ़ते हैं, फिर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लगता है सिक्योरिटी से ये आया वो आया, कंफ्यूज होता है लोग। ठीक है, इसलिए हम लोग उल्टा चले थे। अब जहां तक बात रहा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, तो यहाँ कोई फार्मूला है ही नहीं। लोग यहाँ पर भी फार्मूला रटने का कोशिश करते हैं, पर यहाँ कोई फार्मूला है ही नहीं। बोलोगे फार्मूला नहीं है सर, तो ये ग्रोथ मॉडल और ये सब जो सुनते हैं ये सब क्या है? फार्मूला नहीं है, फिर बोल रहा हूँ फार्मूला नहीं है। सर है क्या ये? मैथ्स। सर मैथ्स करने का मतलब, अगर मैं शेयर को एक सेकंड के लिए, रुक जा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ऊपर नीचे हो जा रहा है, बहुत दिन हो गया ना पढ़ाए हुए, बार बार 200% पे चल जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि शेयर को कुछ सेकंड के लिए एक करेंसी नोट मान लो। करेंसी नोट करने का मतलब, तो करेंसी नोट वही ना जो कागज का पन्ना होता है, उसमें 10 रुपए लिखा हो, 100 रुपए लिखा हो, 500 रुपए लिखा हो। ठीक है, तो शेयर भी एक पन्ना होता है जिसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, उस पर कुछ दाम लिखा रहता है, नो प्रॉब्लम। वैसे ही मान लो अभी कुछ अगले शेयर को भूल जाओ और करेंसी नोट मान लो। करेंसी नोट का मान लो वैल्यू लिखा हुआ है 500 रुपया। इस नोट का कीमत, इस नोट के पन्ने का कीमत 500 रुपया लिखा हुआ है, गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन है, वैलिड नोट है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास ये नोट है, आज के दिन तुम्हारे पास ये नोट है, या तुम्हारे पास नहीं भी है, मान लो नहीं है तुम्हारे पास आज के समय में। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस ये नोट तुम्हें मिल जाएगा, आज नहीं, आज से 2 साल बाद मिलेगा। आज से 2 साल बाद मैं तुम्हें 500 रुपया दे दूंगा। ठीक है, आज से 2 साल बाद तुम्हें जो ये नोट का जो भी वैल्यू है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, 500 रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तुम सोचोगे सर 500 रुपया 2 साल बाद दीजिएगा तो क्या उसका वैल्यू 500 रुपया ही होगा? सवाल आया कि नहीं आया? जिन सवाल, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें 2 साल बाद 500 रुपया दूंगा। तो तुम कहोगे ना, क्या सर आज से 2 साल बाद इस 500 का वैल्यू 500 रुपया ही रहेगा? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आज से 1990, 1995 या 2000 के दशक में हमारे पास अगर 100 का नोट होता तो 100 के नोट में हम आराम से पार्टी करके वापस आ सकते थे। आज हमारे पास 100 का नोट हो तो आज क्या हम पार्टी करके उस नोट से वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। वैल्यू गिरता है ना पैसे का।
गिर रहा है। तो आप कहिए ना सर, आज से 2 साल बाद अब हमको 500 रुपया देने का बात कर रहे हैं और आज आप हमसे 500 रुपया मांग रहे हैं उधार, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तब सर मैं आपको 500 रुपया नहीं दे पाऊंगा सर, आप मुझे भले 2 साल बाद यही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं यही दूंगा, 500 रुपया दूंगा, पर आज आपको मैं 500 रुपया नहीं दूंगा सर, 500 रुपया से कम दूंगा। ऐसा समझिए, 500 रुपया से कम दूंगा। क्यों कम दूंगा? क्योंकि सर आज से 2 साल बाद आपने क्या वादा किया सर हमको 500 रुपया देने का, और आज आप हमसे पैसा मांग रहे हैं सर, तो कितना दूं मैं आपको? 500 रुपया दूं और 2 साल बाद फिर आपसे 500 रुपया लूं? तो आप कहेंगे सर 500 नहीं दूंगा, आप सर 500 का प्रेजेंट वैल्यू करिए, मतलब 500 रुपए को 2 साल पहले खींचिए, 2 साल पहले खींचिए। आप बोलेगा किस रेट से खींचिए, तो बोलोगे इन्फ्लेशन रेट सर 10% है, आप 10% से खींचिए, 2 साल आगे खींचिए, और जो वैल्यू होगा मैं आपको वो रुपए दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो निकाल लिया जाए एक बार। 500 भागे 1.10 भागे 1.10, तो आप बोलिएगा मैं आपको आज 413 रुपए ही दे पाऊंगा इस 500 के बदले, आप मुझे 2 साल के बाद 500 दे देना। आया समझ में? अब बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने शेयर के वैल्यू में पुट कर दीजिए। मान लीजिए आपके शेयर का कीमत बोल रहा है कि उसका 500 रुपया है, और आपको ये शेयर खरीदना है, खरीदने का इच्छा है। आप गए कंपनी के मालिक के पास, ये बैठा कंपनी का मालिक, ये बोल रहा है मेरे शेयर का कीमत 500 रुपया है, मैं 500 रुपया लूंगा, और कह रहा है मैं आपको डिविडेंड दूंगा, नो डाउट मैं आपको डिविडेंड दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, दिस एंड दैट, सब कुछ दूंगा, ठीक है। लेकिन आज से 2 साल बाद मैं आपको वापस क्या करूंगा, बोल रहा है 500 रुपया ही वापस करूंगा, ठीक है। और कह रहा है डिविडेंड भी दूंगा, 2 साल में 5-5 रुपया डिविडेंड भी दूंगा, क्या समझे, 5-5 रुपया डिविडेंड भी दूंगा, और साल के अंत पे जब 2 साल खत्म हो जाएगा तो 500 रुपया दूंगा। और आपका इच्छा है, आप हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको सर 500 रुपया दूं और 5-5 रुपया कमाऊं, मतलब मैं 10 रुपया कमाऊंगा 2 साल में सर, ठीक है। 10 रुपया कमाऊंगा, तो मेरा कहना है सर मेरा, लेकिन सर मुझे 10 रुपये ज्यादा कमाने का इच्छा था ना, 10 रुपये मुझे कमाना ही नहीं था। मैं आपके पास आया तो कुछ तो ज्यादा कमाने की इच्छा होगी मुझे, मैं अपना पैसा चाहता तो चुपचाप जा करके एफडी में डाल दिया होता, वहां भी मुझे 7% मिलता, 8% मिलता। आप तो सर मुझे 5 रुपया दे रहे हैं, जो भी सर ज्यादा ही होगा परसेंटेज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उससे, परसेंटेज ज्यादा है सर, 5/500 ज्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज से कंफ्यूज मत होना, समझने के लिए बता रहा हूँ, चलो परसेंटेज से इजी करने के लिए कर देते हैं, 2 रुपया देगा, ठीक है। अब 2/500 कितना होता है, निकाल एक बार थोड़ा, 5/500 ही निकालना ना, 5/500, एक सॉरी 1% होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5-5 रुपया ही देगा, वहीं पर आपको 1%। तो आप उस इंसान से कहो नहीं मुझे तो कम से कम सर मेरा रिस्क फ्री रेट 7% है, आपके यहाँ आया हूं, कम से कम 10% तो चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट, इसी को वो कह देगा कि मतलब रिक्वायर्ड रेट जो उसको चाहिए। आप बोलेगा 10% चाहिए मुझे, तो बोलेगा 10% चाहिए तो कैसे होगा, मैं तो 5 रुपया डिविडेंड दूंगा। तो आप कहिएगा आज इस शेयर के बदले 500 रुपया मत लीजिए, कम लीजिए, वो कम जो निकलेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, डेट्स इट। तो शेयर क्या है, कुछ नहीं है। मान लो एक कागज का पन्ना है जिसपे एक वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे एक कागज का नोट होता है जिसपे एक वैल्यू लिखा रहता है, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ठीक है। वैसे ही कागज का पन्ना है, इसमें वैल्यू लिखा हुआ है। अब तुमको बस वैल्यू निकालना है कि तुम्हारे हिसाब से इसका वैल्यू क्या होना चाहिए था। कंपनी बोल रही है 500 रुपया वैल्यू है, पर तुम्हारे हिसाब से तुम कितना देना चाहोगे उसका, इसमें यही सवाल आता है। फिर अगर तुम्हारा वैल्यू निकल के आया ज्यादा, तो तुम कहोगे चलो बाई कर लेते हैं 500 पे, ठीक है। वैल्यू निकल के आया कम, तो तुम कहोगे यार बहुत महंगा बेच रहा हूं, हम नहीं खरीदेंगे, इस रेट पे दोगे तो बताओ। वही सेम सेब का कहानी जो था, अगर सेब का कीमत मार्केट में तुमको लगता है 10 रुपया है और कोई आदमी 20 में बेच रहा है, तो खरीदोगे नहीं खरीदोगे, समझे। तो शेयर का जो प्राइस निकालता है कोई फॉर्मूला है ही नहीं, वो तो सिंपली तुमको क्या चाहिए। सर मुझे 5 रुपया तो देगा ही देगा, 10% रिटर्न चाहिए सर, 5 रुपया 1 साल और दूसरा साल देगा, फिर सर दूसरा साल के अंत पे 500 रुपया भी देगा। तो अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लूं
प्रेजेंट वैल्यू कर लो तो मुझे पता चल जाएगा शेयर का कीमत क्या होना चाहिए 10% कमाने के लिए। 10% कमाने के लिए इस शेयर का कीमत क्या होना चाहिए, नहीं पता चलेगा। जरा निकाल के देखो तो, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, इधर निकालो। 5 डिवाइड बाई 1.10, 4.54। क्या हो गया, इसको लिखा था, अटक रहा है थोड़ा, एक सेकंड रुक जा। क्या हो गया, पर धूल जो 4.54, फिर यहाँ पे भी डिवाइड 1.10, 4.13, और इसका वैल्यू निकालो 500 का। 500 भागे 1.10 भागे 1.10, 413। तीनों को जोड़ लो, 4.54, 4.13 प्लस 413। आप कहोगे कि मैं 421 रुपये ही दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको 10% कमाने का इच्छा है। क्या हो गया यार, आप कहोगे मैं 421 या 421.67 आया है, मैं यही दूंगा, 500 रुपये नहीं दे सकता शेयर का कीमत। यही है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बस इतना ही कहानी है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कोई फॉर्मूला नहीं। देखो वाल्टर का फॉर्मूला है खाली, बाकी का फॉर्मूला मानता भी नहीं। वाल्टर कुछ अलग कहानी था, अपना अलग कॉन्सेप्ट था, तो उसने एक फॉर्मूला दिया है, बाकी किसी का कोई फॉर्मूला नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है खाली। एक इंसान सामने खड़ा है जो कह रहा है 500 रुपये का है, आपको बताना है कि उसका कीमत 500 रुपये है कि नहीं है, या जो भी कीमत है आप देने को तैयार हो उसका, बस यही है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यू। कोई दिक्कत? तो 421 रुपये आप देने को तैयार हो, 500 रुपये तो आप दोगे नहीं। अब कहोगे सर ऐसा आपने कहा, क्या इसका आंसर है जो 421, क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं 10% कमाया कि नहीं कमाया? चलिए आइए प्रूफ करते हैं। इसने क्या लगाया सर, 421 रुपया लगाया है। इसको क्या मिलेगा सर? 500 रुपया तो मिलेगा जब खत्म होगा, तो जब टर्म खत्म होगा 2 साल के बाद 500 रुपया मिलेगा, 5-5 रुपया का डिविडेंड मिलेगा। डिवाइड बाय क्या करिएगा सर, क्या इन्वेस्ट किया था? रिटर्न का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, कितना वर्क है। पर ये जो रिटर्न निकल के आएगा ये क्या होगा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ध्यान रखना, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 2 साल का रिटर्न निकाल के देगा ये, 2 ईयर का निकाल के देगा। कैसे सर? निकालिए। 510 माइनस 421.67 डिवाइड बाई 421.67 कितना आया? 20.90% कुछ आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, 20.94। ये 2 साल का है। एनुअल क्या हुआ? तो डिवाइड बाई 2, एनुअल क्या हो जाएगा? एनुअल रिटर्न। सर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 2 साल का है तो डिवाइड बाई 2, तो 10.47 आया। समझ में आया क्या कहानी है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे आज एक शेयर खरीदना है तो मैं कितना रुपया दूंगा उसके लिए, और बाद में मुझे कितना क्या क्या मिलेगा उससे, तो मैं इतना ही दूं, क्योंकि मुझे एक सर्टेन चीज कमाना है। क्या कमाना है? सर्टेन परसेंटेज, जो मेरा मन है। इसको क्या कहता है बोलो? के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये उसे कमाना है, ये तुमको दिया रहेगा। इसका नाम हो सकता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम लिख दे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मैंने इतना रिक्वायर्ड है उस आदमी को, या फिर लिख दे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है, मैंने कम से कम इतना चाहिए होगा उसको। आया समझ में? तो नाम देने में क्या, कुछ भी नाम दे दे, ठीक। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये सिंपली कहना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं। एक इंसान है जिसको इतना रिटर्न चाहिए, अगर वो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर इस सिक्योरिटी का कीमत आज ये है, तो अब आप बताइए कि क्या ये कीमत सही है, क्या खरीदने लायक है या नहीं खरीदने लायक है, क्या करिएगा? बस यही है क्वेश्चन आपसे। तो कोई फार्मूला है क्या? नहीं, कोई फार्मूला नहीं। मुझे क्या मिलने वाला है भविष्य में, उसका प्रेजेंट वैल्यू करूंगा, तभी तो पता चलेगा ना मैं क्या दूं इसके लिए, ताकि मैं वो सर्टेन परसेंटेज कमा सकूं। बस अब इसी फॉर्मूला में आगे बढ़ते हैं और आता है एक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब एक ग्रोथ मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है।
इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, ग्रोथ मॉडल। अब ये ग्रोथ मॉडल क्या है? तो अभी जो आपने देखा वहां कहीं भी ग्रोथ नहीं था, एक कांस्टेंट चल रहा था, 500 रुपया 550 रुपया कमाया, कहानी खत्म। ठीक है। अब ये ग्रोथ मॉडल क्या है इसको समझिए। मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आया 100 रुपया। अगर इसका अर्निंग पर शेयर 100 रुपया आया और कंपनी का कहना है कि मैं इसमें से डिविडेंड पे करूंगा, डिविडेंड पे करूंगा, मान लेते हैं 50 रुपया, बाकी चीज मैं रिटेन कर लूंगा। रिटेन कितना कर लूंगा? 50 रुपया। ठीक है। उसने रिटेन कितना किया? 50 रुपया। अब एक चीज आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या होता है सर? इसका बहुत सारा फॉर्मूला है अलग अलग, कि बुक वैल्यू पे बेस होता है, कहीं मार्केट वैल्यू पे बेस होता है, अलग अलग फॉर्मूला है। कभी कंफ्यूज मत होना रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला में। रिटर्न ऑन इक्विटी का मल्टीपल फॉर्मूला है, कभी भी कंफ्यूज मत होना उसमें। उसका फॉर्मूला कैसे भी हो, उसका बेसिक मतलब यही होता है कि ईपीएस बाई, या तो नीचे एमपीएस रख ले, हो सकता है कि नीचे एमपीएस दे दे, हो सकता है बुक वैल्यू दे दे, हो सकता है नीचे नेटवर्थ दे दे, पर नाम से ही पैसा रिटर्न ऑन इक्विटी कहने का मतलब मैंने जो पैसा लगाया, इक्विटी कौन होता है? जो पैसा लगाता है। मैंने जो पैसा लगाया उस पर क्या कमाया? रिटर्न, ईपीएस, व्हाट आई हैव अर्न, व्हाट आई हैव इन्वेस्ट, व्हाट आई हैव अर्न, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, नथिंग मोर देन दैट। इक्विटी क्या है? मालिक का पैसा। उस धंधे में जिसने पैसा लगाया उसका, उस मालिक का पूंजी इक्विटी है। और किसी ने इक्विटी लगाया मतलब पैसा लगाया तो कुछ तो रिटर्न आएगा ना, उसको क्या कहते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ऊपर तो अर्निंग पर शेयर हो सकता है, नीचे लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट बेस से बोले, हो सकता है नेटवर्थ से बोले, हो सकता है बुक वैल्यू का यूज करने का है, नो प्रॉब्लम, जो कहेगा वैसा यूज करेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, क्या लगाया क्या कमाया। रिटर्न का कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है, कितना दफा कहा है मैंने, रिटर्न का कोई फॉर्मूला नहीं है। किताब कुछ भी लिखता रहे, रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला यही है, मैंने क्या लगाया और क्या कमाया, काम खत्म। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न, दैट्स इट। तो सर ये ग्रोथ मॉडल में आरओई क्यों आया? अब बताओ, 100 रुपया कमाया मेरा कंपनी, ठीक है, मैंने पैसा लगा रखा था, मेरा कंपनी 100 रुपया कमाया, मेरा कंपनी 100 रुपया कमाया, उससे मैंने 50 रुपया ले लिया, 50 रुपया रख लिया, कंपनी नहीं मेरा। तो मैं कंपनी को कहूंगा ना कि इस 50 रुपया का कुछ तो दोगे, ग्रोथ। आया समझ में? ग्रोथ, उसको कहते हैं ग्रोथ। मेरा 50 रुपया जो कंपनी रख लिया वापस अपना बिजनेस करने के लिए, मेरा पैसा लिया, मान लो मैंने 1000 रुपया लगा रखा था, तो 100 भागे 1000, 10%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% हुआ, पर मुझे मिला क्या? मिला मुझे बस 50/100, ठीक है, या 50/1000 कर लो, जो मिला अलग चीज है। मिला मुझे क्या सर? मुझे पूरा पैसा तो मिला नहीं, 50 रुपया ही मिला। 50 तो कंपनी नहीं रख लिया वापस। जब कंपनी ने वापस 50 रुपया रख लिया तो मैं उससे कहूंगा कि ये जो पैसा रखा इसके लिए कोई ग्रोथ दोगे ना, कि मुझे हर साल 5 रुपया ही पे करोगे डिविडेंड। वैसे यहाँ पे हर साल 50 रुपया पे करोगे, 50 50। तो मैं कहूंगा ना, ऐसा ही जब पे करना है, ऐसा ही जब पे करना है तो रख ही कह रहा हो, दे दो पूरा हमको। कुछ तो बढ़ा के दोगे 50 रुपया से, हर साल 50 पे तो नहीं करोगे, कुछ तो बढ़ा के दोगे, रखे हो पैसा मेरा तो हम लोग कंपनी बोलेगा ठीक है, तो एक ग्रोथ रेट होता है, वो ले लो तुम हमसे, मतलब तुम्हारा पैसा रखे हैं तो तुमको हम ग्रोथ देंगे। बोला क्या ग्रोथ दोगे? बोला कितना पैसा रखे हैं? बोला 50% पैसा रख लिए हो। अगर 50% पैसा रख लिए हैं और तुम्हारा 10% अगर रिटर्न है, तो 50% इंटू 10% कितना आता है? इतना का तुमको हम ग्रोथ देंगे डिविडेंड में, 50 इंटू 10%, 5% का डिविडेंड में ग्रोथ देंगे हर साल। आया समझ में? तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं सर, रिटर्न ऑन सॉरी रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो लिख लो। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? जो पैसा रखा और ईपीएस 50/100, 50% है।
डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाई ईपीएस। अब ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इंटर में पढ़ के आया होगा, फिर भी क्लियर कर दे रहा हूँ। रिटेंशन रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं सर, जो रिटेन्ड अर्निंग है कितना है 50 रुपया, तो 50/100। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होता है सर 50 रुपया, तो डिविडेंड डिविडेंड पेड डिवाइड बाई ईपीएस, ठीक है, इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। आया समझ में, कहां से ग्रोथ का फॉर्मूला आया और क्यों आया, क्योंकि कंपनी ने मेरा पैसा रख लिया। जब कंपनी मेरा पैसा रख लेगा तो मैं कंपनी से बोलूंगा ना कुछ एक्स्ट्रा दो हमको, तो अब वो क्या बोलेगा 5% बढ़ा कर, मतलब हर साल अब मुझे डिविडेंड 50 रुपया नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर 50 रुपया मिलेगा, नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा 50 इंटू 1.05, 52 रुपया मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। थर्ड ईयर कितना मिलेगा 52.50 गुने 1.05, 55 रुपया मिलेगा, 55 रुपया 12, 125 पैसा। आया समझ में, ऐसे ही अपना ये हुआ ग्रोथ मॉडल, समझे। ग्रोथ मॉडल हुआ नहीं, ग्रोथ बताया, ग्रोथ क्यों आया, ग्रोथ रेट क्यों आया। अब आते हैं उस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जिसके साथ कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। अब समझो, अगर कोई चीज एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा हो, जिससे हमारे केस में 5%, हमारे केस में क्या है 5% से ग्रो करेगा हर साल, हर साल 5% से ग्रो करेगा। तो जब भी कोई चीज कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा हो, मान लो पैसा ही कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा हो, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा नहीं होगा, क्या प्राइस होना चाहिए आज के समय में निकालने के लिए, नहीं समझे। सर्टेन रेट से ग्रो करेगा हर साल 51.50, फिर 52.50, फिर 56.50, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएगा। तो हर साल अलग अलग डिविडेंड है कि नहीं। इससे पहले वाले केस में हमने 2 साल में कहानी खत्म कर दिया, तो बहुत सिंपल है। अगर हम ये कहें कि नहीं मुझे शेयर बेचना नहीं है, शेयर रखे रहना है, मेरे ही पास रखा रहेगा, मैं उसके डिविडेंड से अपना जीवन चलाऊंगा, तो डिविडेंड हर साल मुझे मिलता रहेगा। अब वो जब हर साल मिलेगा और हर साल बढ़ता रहेगा। अब ये सारा चीज एक्सपेक्टेशन है, कुछ रियलिटी नहीं है, सच्ची पूछो तो। कोई कहे सर कि ऐसा ही होगा, नहीं, जरूरी नहीं ऐसा ही हो जाए, ये सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बस एक परफेक्ट एस्टिमेशन होता है, एक्चुअली में यही होगा कंफर्म नहीं है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, बस एस्टिमेट निकाल रहे हैं कि सर ये प्राइस क्या होना चाहिए। तो वही सवाल यहाँ पे है कि अगर ये हमेशा ऐसे ही डिविडेंड मेरा बढ़ता जाएगा, तो आज मैं क्या इसको पे करूं, क्या इसको पे करूं अगर मुझे 10% कमाना है हर साल। तो ये 10 नहीं, सॉरी बता लो 20% कमाना है, तो क्यों, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला पढ़ोगे वो काम ही नहीं करेगा अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाए तुम्हारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से, जो तुमको चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। तो जब कोई चीज कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया, चाहे यहां कुछ भी हो, एक्स, इसको एक्स मान लो, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स डिविडेंड बन सकता है, ये एक्स ईपीएस बन सकता है, ये एक्स एमपीएस भी बन सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है ये एक्स है। पर तुम्हारे फॉर्मूला उसको D0 लिखता है, मैंने आज का डिविडेंड, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको एक्स मानो। एक्स मतलब क्या, जो भी है, जो आज का है, प्रेजेंट प्रेजेंट आज प्रेजेंटली जो भी अमाउंट था, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिविडेंड हो सकता है, वो यूपीएस हो सकता है, वो एमपीएस हो सकता है, वो एफसीएफएफ हो सकता है, वो एफसीएफई हो सकता है, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एफसीएफएफ। काम का नहीं करता यार, वो एफसीएफई हो सकता है। रुक जाओ, छोड़ो यार, लिखा खराब हो गया लग रहा है। हम्म, ठीक है, वो एफसीएफई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, बस वो आज का होना चाहिए, प्रेजेंट, आज, आज के डेट का, प्रेजेंटली आज वो होना चाहिए। एक्स इंटू 1+G कहता है, डिवाइड बाई, क्या होने लगा, के माइनस जी,
क्या हो गया है, चीज सही से चलता है। के माइनस जी, ये है फॉर्मूला। वो एक्स कुछ भी हो सकता है, वो डी हो सकता है, एफ सी एफ हो सकता है, ईपीएस हो सकता है, एमपीएस हो सकता है, एफ सी एफ एफ हो सकता है, प्रेजेंट आज का, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कोई चीज अगर कांस्टेंट रेट से ग्रो करे, चाहे कोई नंबर अगर कांस्टेंट रेट से ग्रो किया जाए, ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला है, समझ गए। इसमें एक्स क्या है, आज का डिविडेंड, आज का ईपीएस, आज का फ्री कैश फ्लो टू फर्म, आज का फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। जी क्या है, ग्रोथ रेट। के क्या है, मेरा रिक्वायर्ड रेट, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या कमाना है। और जी क्या है, ग्रोथ रेट। समझ में। अब इसी फॉर्मूला पे आज हमारा कहानी खत्म होगा। एक और फॉर्मूला, उसको समझ लो। अब अगर हम कहें सर एक चीज, ये तो सर तब था जब मतलब एक सर्टेन ग्रोथ था, ठीक है। अगर कोई चीज कांस्टेंट रहे तब क्या करें सर, जैसे पहले वाले केस में ही मान लेते हैं 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया ही मिलने वाला है, और ये मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, ठीक है। मैं शेयर कभी नहीं बेच रहा, मिलता ही जाएगा। तब कैसे फॉर्मूला बनाइएगा सर, तो खुद सोचो ना यार। ये डी जीरो, अगर ग्रोथ कुछ है नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 1+0, के माइनस जीरो। फॉर्मूला क्या बच गया तुम्हारा, आज का डिविडेंड, या आज का ईपीएस, या आज का एफ सी एफ एफ, या आज का एफ सी एफ ई डिवाइड बाई के। अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि सर कॉन्स्टेंटली 50 रुपया ही मिलेगा, हमेशा मिलता ही रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा, इन्फिनिटी तक मिलता रहेगा, तो फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला है फिर। डी जीरो 1+जी, के माइनस जी, जी हो गया जीरो तो 1+0, के माइनस जीरो तो डी जीरो बाई के, काम खत्म। अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो डी जीरो बाई के, प्राइस निकल गया। समझ गए। तब आते हैं क्वेश्चन पे, चलो। थोड़ा सा ये खराब हो गया लग रहा है, नया वाला मंगवा लिया जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा का प्रॉब्लम है अभी। नया वाला आ जाएगा तो फिर थोड़ा ठीक रहेगा, ये कह रहा हूँ। अगर कोई देख रहा हो तो ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी अटक जा रहा है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो आंसर वाला इधर वाला है। हाँ। बुक वैल्यू दिया हुआ है। अब बुक वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं सर। अगर हम बैलेंस शीट को देखें ध्यान से, इधर सर हमारा इक्विटी रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस रहता है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, हो गया। क्या हो गया, बुक वैल्यू पर शेयर निकल गया, और क्या। सर बुक वैल्यू पर शेयर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, अभी बताया था ना। आरओई का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर में बस ईपीएस होना चाहिए उसके। अगर पर शेयर निकाल रहे हैं तो आरओई पर शेयर, अगर आरओई कंपनी का निकाल रहे हो तो नीचे ईपीएस के जगह क्या आ जाएगा, अर्निंग, पूरा का पूरा अर्निंग जो अवेलेबल है हमारे पास, डिवाइड बाय चाहे इक्विटी, चाहे नेटवर्थ, चाहे मार्केट वैल्यू पर मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं, सब बदल जाएगा, खैर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा चीज, नंबर ऑफ शेयर से। पर शेयर का ये फॉर्मूला है, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस हो सकता है, बुक वैल्यू हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वही दे दिया हमको 15%। और हमको बोल रहा है कि मेरा बुक वैल्यू 137 रुपया 80 पैसा है, मेरा आरओई 15% है। अब खुद बताओ क्या इससे तुमको ईपीएस नहीं मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा ना, तो निकालो ईपीएस, चलो ईपीएस निकालते हैं। अगर ईपीएस की बात करें सर, तो फॉर्मूला देखो तोड़ने पे है, तोड़ो, चाहे एग्जाम में जो बेस फॉर्मूला उसी को लिखो और फिर सॉल्व कर दो, दोनों तरीका है। मैं क्या करता हूँ, बेस फॉर्मूला लिखता हूँ। बेस फॉर्मूला क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू ईपीएस बाई
बुक वैल्यू पर शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था? 15%। तो 15% इक्वल्स टू ईपीएस डिवाइड बाई 137.80। तो ईपीएस इक्वल्स टू क्या होगा? 137.80 का 15%। क्या समझा? 20.67। इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग। मतलब इसका 60% रिटेन कर लेता है, मतलब 60% रिटेन कर लेता है तो रिटेन अर्निंग बन जाएगा। बाकी क्या होगा? डिविडेंड। तो 60% कितना होगा इसका? सर 12 रुपया 40 पैसा रिटेन कर लेता है, तो डिविडेंड कितना हुआ? 12 रुपया 40 पैसा माइनस 20.67, 8 रुपया 27 पैसा डिविडेंड पे करता है। तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ? तो रिटेंशन रेशियो होगा 12 रुपया 40 पैसा डिवाइड बाई 20.67। तो 12.40 डिवाइड बाई 12.40 डिवाइड बाई 20.67। सो रिटेंशन रेशियो लगभग 60%। अगर रिटेंशन रेशियो 60% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा? 40%। यार उससे कोई मतलब भी नहीं था, बस निकालने के लिए बता दिए। अगर रिटेंशन रेशियो 60% है सर और आरओई 15% है, तो ग्रोथ रेट कितना होगा? जरा बताइएगा। तो सर तो है सर आरओई इंटू आर आर, दोनों आर से। इसको कैसे याद रखना है? सिंपली दोनों आर से स्टार्ट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो। तो आरओई इंटू आर आर, तो सर आरओई तो सर 15% था और ये तो 60% था। तो 60 इंटू 15%, तो जी कितना हुआ? सर जी 9%। अब मेरे पास सर जी है, मेरे पास सर डी भी अवेलेबल है। मिसिंग क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 18% दिया हुआ है। 18% करने का मतलब मैं आपके शेयर में अगर इन्वेस्ट करने आ रहा हूं तो मुझे कम से कम 18% चाहिए। 18% कैसे दीजिएगा आप? थोड़ा डिविडेंड देंगे, थोड़ा डिविडेंड दीजिएगा, ठीक है, डिविडेंड तो आप दीजिएगा ही, वो तो अलग बात है। प्राइस क्या दे शेयर का आज कि हमको 18% का कमाई हो जाए। अब यहां पे क्या है कि अभी शेयर को बेचने वाले तो है नहीं, कहीं लिखा है कि शेयर को लास्टली सेल ऑफ करना है। अगर सेल ऑफ करना है तो ये फॉर्मूला कभी काम ही नहीं करेगा, D01 प्लस जी के माइनस जी। ये फॉर्मूला कब का है? जब हम शेयर को होल्ड किए रखे हमेशा के लिए, तब का फॉर्मूला है। या फिर मेरे पास पहले से होल्ड है और सेल करने वाला है, तब का फॉर्मूला है कि अब सेल करना अच्छा है कि नहीं, दाम आगे बढ़ेगा कि नहीं, तब के लिए। ये फॉर्मूला तो कभी इस चीज के लिए, इस चीज को गारंट करता ही नहीं है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद बेचने का जब मेरा इरादा हो। इस पे काम करता ही नहीं है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बोलता है आप रखे रहेंगे शेयर को हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, तब क्या प्राइस होना चाहिए उस शेयर का। अगर 18% बोल रहा है तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से क्या होगा बताओ? तो हम बोलेंगे उसको कि निकालना क्या है हमको? P0। हमको पता क्या है? D0 अभी निकाला था, कितना निकाला था? 8 रुपया 27 पैसा। ये आज डिविडेंड पे किया है। जी हमको पता है, के ई हमको दिया गया है क्वेश्चन में, और इससे हमको मिल जाएगा उसका प्राइस। निकालो जरा कितना हो? 8.27 इंटू 1.09 डिवाइड बाई 0.09, 100 रुपया के लगभग आएगा। ठीक, समझे? अब क्या करोगे तुम? इस शेयर को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे बताओ?
अगर बोले मार्केट में शेयर का कीमत चल रहा है 150 रुपए, क्या करोगे? खरीदोगे? सिंपल सवाल सर, वही सेब का क्वेश्चन है। फिर मुझे लगता है सेब का कीमत 100 रुपया है, सेब 150 में मिल रहा है, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अगर मेरे पास सेब रखा हुआ है और यही सवाल फिर पूछा जाए, तुम आज अभी अभी तुमको लग रहा है सेब कितना में बिकेगा, तुम कहोगे 100 रुपया, अरे 150 में बिक रहा है, तुम 100 का सोच रहे हो, तुरंत जाओगे भाग के बेच आओगे। और तो क्या ये कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। ये 8.27 हो सकता था ईपीएस बना देता तुमको, ईपीएस 0 हो सकता है, ये एफसीएफई 0 आगे आएगा, एफसीएफई अभी नहीं है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी 0। ये एफसीएफएफ भी हो सकता था अगर तुम वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल रहे हो तो। फर्क क्या पड़ेगा? ये P0 जो है वो बन जाएगा V0 जब एफसीएफएफ 0 आएगा, तो वैल्यू का फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला थोड़े है, समझ में आया? ये क्या चीज है? जहां भी कांस्टेंट ग्रोथ रहेगा, जब भी कांस्टेंट ग्रोथ रहेगा उसका फॉर्मूला ये, बस कहानी। जब भी कभी कांस्टेंट ग्रोथ का क्वेश्चन आए, जहां से भी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए वहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। अब वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये जो D0 है ये कुछ भी वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ये D0 हो सकता है, ईपीएस 0 हो सकता है, एफसीएफई 0 हो सकता है, एफसीएफएफ जैसा क्वेश्चन हो, जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ये चेंज होता है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे का ऐसे रहेगा, समझ गए? अब वहां पे एक और महान भाव थे, वाल्टर भाई साहब। ये तो ग्रोथ मॉडल था, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसका फॉर्मूला भी सिंपल था, ग्रोथ मॉडल जैसा नाम, जी फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ वहां रहेगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं। ये था डिफरेंट ग्रोथ मॉडल। अब ये जो वाल्टर मॉडल है इनका अलग फॉर्मूला है। अब जब फॉर्मूला चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है, प्राइस क्या निकाले? एस्टिमेशन है। अगर एक फॉर्मूला कह रहा है एस्टिमेशन से ये प्राइस है, दूसरा फॉर्मूला कुछ और प्राइस बोलेगा, ऑब्वियस सा बात है। अगर हम डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंट आंसर देगा। कर क्या रहे हैं? एस्टिमेट लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? एक्चुअली कुछ थोड़ी निकाल रहे हैं, एस्टिमेट निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है, क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी जानना। अगर ये जान जाओ क्यों कर रहे हैं तब समझना ज्यादा इजी होता है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं सर कि उस शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बेचना है कि नहीं बेचना है, होल्ड करना है कि नहीं होल्ड करना है, इसलिए कर रहे हैं। और कहला कर रहे हैं, ये है बेसिक मैंने कारण, मैंने रीजन क्यों ऐसे पढ़ा रहा है तुमको। कल को तुम्हारे सामने बैठा हुआ इन्वेस्टर होगा, क्या बताओगे उसको? कैसे इन्वेस्ट करना है, किस चीज में इन्वेस्ट करना है? उससे पूछोगे सर आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा सर कम से कम 20% रिटर्न चाहिए। अब जरा बताइए ना, इस शेयर का कीमत सही है कि नहीं, इन्वेस्ट करे कि नहीं। देखो मैं क्या सजेस्ट करूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ के यूज में आएगा तुमको। कभी भी तुमसे पूछने आए ना कि शेयर में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, तो उसको बोलो जाके बुक वैल्यू चेक करने के लिए किसी भी शेयर। क्यों? एक शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट करना कितना ही मुश्किल है। मार्केट है, किया जा सकता है, डिमांड सप्लाई का गेम है। लेकिन उसका असली वैल्यू पता है कहां रहता है? उसके बुक वैल्यू में। उस कंपनी के पास क्या ही पैसा है शेयर होल्डर का, यही ना है इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस। अगर बुक वैल्यू के ऊपर कोई शेयर बिक रहा है, खरीदने से मना कर दो। अगर बुक वैल्यू के ऊपर, मान लो बुक वैल्यू 100 रुपया आया और कोई शेयर 150 का बिक रहा है, एकदम इग्नोर करो खरीदना उसको। क्यों? क्योंकि जिसका बुक बोल रहा है कि 100 रुपया का है, वो 150 में कैसे बिक सकता है? इसका मतलब वहां पे क्या है? डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड हाई है इसलिए प्राइस हाई हो रखा है। डिमांड गिरेगा और उसका प्राइस कहां आएगा? गिर करके 100 रुपया पे आएगा। समझ में? अगर शेयर का दाम 80 रुपया चल रहा है तो उसको बेझिझक बोलो खरीद लो। बोलोगे काहे सर, ऐसा काहे बोलेंगे? क्योंकि उसका असली कीमत 100 रुपया है, वो वहां तक पहुंचेगा। थोड़ा लेट पहुंचे, थोड़ा जल्दी पहुंचे, पर पहुंचेगा। ये 150 क्यों? ये डिमांड सप्लाई का खेल है। डिमांड हाई है उस शेयर का, इसलिए आज 150 रुपया चल रहा है, पर गिर के वापस कहां पे आएगा? वो 100 पे आएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, कभी कोई क्लाइंट पूछ ले, कभी कोई कहीं या रिलेटिव ही पूछ ले, या एफएम पढ़ रहे हो, क्या जानते हो नहीं जानते हो, तो उसके लिए ठीक। तो ये वाल्टर भाई साहब क्या थे, तो ये बोले कि हमको तुम्हारा ग्रोथ वाला फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता है, समझे? अब बोला तो ठीक है, तो अपना फॉर्मूला दो। तो बोले मेरा फॉर्मूला में आर रहेगा। बोला आर का है क्योंकि मेरा नाम क्या लास्ट में आर है, का है, याद रखने के लिए बताया कहानी, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि वाल्टर के फॉर्मूला में क्या था?
आर था, क्योंकि उसके नाम में लास्ट में क्या था, आर था। तो वाल्टर का फॉर्मूला बोला कि वाल्टर बोला कि मैं इस ग्रोथ वाले फॉर्मूला से सहमत नहीं हूं, मैं अपना फॉर्मूला दूंगा और उससे वैल्यू ऑफ शेयर का निकालूंगा, मतलब प्राइस ऑफ शेयर क्या होना चाहिए निकालूंगा, और उसके बाद इन्वेस्ट करने का बात करूंगा। और उसने कहा तुम्हारे नाम में ग्रोथ था, तुम्हारा नाम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का था, उसको ग्रोथ मॉडल भी नाम है और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तुम्हारे नाम में जी था, तुम फॉर्मूला जी से बनाया, मेरे नाम में जी नहीं है, मेरे नाम में क्या है, वाल्टर है, तो हम फॉर्मूला आर से बनाएंगे। और फॉर्मूला क्या दिया, अच्छा फर्स्ट पार्ट तुम खुद ही भुला गए, इस फॉर्मूला का लास्ट पार्ट याद है, देख लिया जाएगा। आर बाई के ई माइनस डी बाई के, शुरू में शायद डी ही था, डी प्लस आर देख लेते हैं एक बार, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है ना। हाँ वही था। तो जो आंसर पे आ ही गए हैं तो एक और चीज देख ले। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने 8 रुपया 27 पैसा को क्या मान लिया, डी जीरो वन प्लस जी। हमारे वाले में हमने क्या किया, उसको डी जीरो को, ध्यान देना, डी जीरो वन प्लस जी को हम लोग डी वन कहते हैं, ठीक है। इसने 8.27 को ही डी वन मान लिया, हमने 8.27 को डी जीरो माना, इसलिए हमारा आंसर डिफरेंट आया। अब यहाँ पे आईसीआई का थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आईसीआई कभी कभी इसको डी जीरो मान लेता है, कभी कभी इसको डी वन मान लेता है। इस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा अंग्रेजी पे बस ध्यान रखना पड़ेगा उसके, आईसीआई अंग्रेजी में क्या लिख रहा है ध्यान रख, या फिर हमने ही पढ़ने में गलती किया हो तो अलग बात है, एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी बुक वैल्यू रिटर्न ऑन इक्विटी 60%, नहीं यहाँ कहीं क्वेश्चन में लिखा था कि ये डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का है, नहीं लिखा था। डी जीरो वन प्लस जी क्या है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आता है, डी वन होता था डी वन, नेक्स्ट ईयर क्या होगा डी वन। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, साइलेंट था क्वेश्चन, टोटली साइलेंट था, तो हम अज्यूम तो डी जीरो ही करेंगे, पर सॉल्विंग में उसने से डी वन माना, अब ये उसकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम में क्या करें जब ऐसा हो सर, तो आपको लिखना पड़ेगा अजम्पशन, we are assuming that since the question is silent, the dividend या the earning या जो भी the book value given in the question is for the current year, not for the next year, ये लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसको 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर मान लिया तो अलग बात है, आफ्टर 1 ईयर मान लिया तो उसका मन है तो कुछ भी मान सकता है, पर वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आईसीआई के आंसर के साथ, आप या हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ लेकिन अगर वो पेड लिखा हो, क्लियरली लिख दिया हो पेड, तब तो डी जीरो मानना। क्लियरली लिखा हो पेएबल तो उसको डी वन ही मानना है, ठीक है, समझ गए। थोड़ा बहुत इंग्लिश का ध्यान रखना उसका, कभी कभी वो ये चीज करता है, पर अपने वाले कुछ में खैर साइलेंट, टोटली साइलेंट था कि वो डी जीरो है कि डी वन है, मैंने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है कि अभी का डिविडेंड है, ग्रोथ के बाद का है ग्रोथ के पहले का, तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते। अब डिविडेंड क्या था अपना 8 पॉइंट कितना था यार, फिर भुला गया, 8.27, ठीक। अब ये आर क्या है, आर बोलता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था 15%। के क्या है, तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तुमको क्या चाहिए। ई क्या है, अभी निकाला था 20.67। डी क्या है 8.27 और के ई क्या है 0.18। अब आंसर निकाल लो, कितना आंसर होगा निकालो, 20.67 माइनस 8.27 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.18 माइनस 8.27 डिवाइड बाई 0.18, गलती हो गया क्या, वेट अ सेकेंड, क्या वैल्यू थी ना, फॉर्मूला सही लिखा गया, माइनस करने में गलती हो गया, 20.67 माइनस 20.67 माइनस 8.27 12.40 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.18
प्लस 8.27 डिवाइड बाई 0.18, 103 रुपया 35 पैसा। ठीक, 103 रुपया 35 पैसा। समझ में आ गया? तो ये था वॉल्टर और गॉर्डन फार्मूला। ये था क्या? कुछ नहीं, ये तब का फार्मूला है जब आपका डिविडेंड जो है कॉन्स्टेंटली पे होता रहेगा आपको। ठीक है, ग्रोथ के साथ। वाल्टर तो खैर ग्रोथ को इग्नोर करता है। वाल्टर क्या करता है? ग्रोथ को इग्नोर करता है। अगर एमसीक्यू पूछ दे कौन सा फॉर्मूला ग्रोथ को इग्नोर करता है, तो वो फॉर्मूला है वाल्टर का। वाल्टर का फॉर्मूला ग्रोथ को इग्नोर करता है। ठीक, तो वाल्टर भाई साहब का ये फॉर्मूला था। गॉर्डन भाई साहब का ऊपर वाला फॉर्मूला था। उन्होंने ग्रोथ को अपने अंदर, अपने फॉर्मूला के अंदर यूज किया। इन्होंने यूज करने से मना किया। इन्होंने कहा कि मुझे तो ये देखो, ये तो तुम मुझे आज दे दिया। समझो इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या समझो। 8 रुपया 27 पैसा आज दे दिए, मेरा पैसा रख लिए। कितना रख लिए? कितना रख लिए सर? 16 रुपया। और कितना होगा? कितना आया था ऊपर देखो तो, 16 रुपया, सॉरी 12 रुपया 40 पैसा रख लिए मेरा। 12 रुपया 40 पैसा मेरा रख लिए। इस 12 रुपया 40 पैसा पे हमको क्या कमाई होना चाहिए अगला साल? बताओ जरा। तो 12 रुपया 40 पैसा पे बोला उसने कि तुम्हें 1 रुपया 86 पैसा कंपनी कमाएगा एक्स्ट्रा। अगर 1 रुपया 86 पैसा कमाएगा कंपनी एक्स्ट्रा, तो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? 0.18। तो कितना रुपया हुआ? उतना भी हमको चाहिए। उसको जोड़ के अब बताओ कि मेरा क्या शेयर का प्राइस दे तुमको। आया समझ? तो गॉर्डन भाई, मैंने वाल्टर भाई साहब का सिंपल कहना था, ये तो तुम दे दिया, हमको और क्या चाहिए होगा तुमसे अगला साल। समझे? क्यों? क्योंकि तुम मेरा 12 रुपया 40 पैसा रख लिया है। जब तुम मेरा 12 रुपया 40 पैसा रख लिया, तो कुछ तो एक्स्ट्रा देगा अगला साल। तो देगा वो बताओ। और हमेशा देता ही रहेगा? बोला हाँ देते ही रहेंगे। तो डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई के, क्योंकि ये जी को इग्नोर कर रहे हैं। अगर जी को 0 मान लिया जाए तो ये फॉर्मूला ही बन के आता था, ध्यान दिया होगा तो। बस वहां पे ई माइनस डी और ये सब नहीं था। पर अगर जी को 0 मान लिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता था? ऐसा ही बन रहा था, डी बाई के, तो बाई के। समझे? नहीं समझे? वाल्टर भाई साहब क्या कहे, समझ में आया? उन्होंने कहा गॉर्डन भाई साहब से सहमत नहीं हूं मैं। मेरा कहना है मेरा 8 पैसा आज हमको मिल चुका है, ये तो हमको आज दे दिए, अगला साल का दोगे? और तो ये पैसा रखे हो, इस पे 15% कमाई करोगे, और उसके बाद उसका क्या होगा? मेरा रिटर्न का रिटर्न परसेंटेज जो है उसे डिवाइड करेंगे। इतना हमको चाहिए, इतना हमको दो। तो इतना हमको कब दोगे? हमेशा देते रहोगे, तो डिवाइड बाई 0.18। समझ में? ये 0.18 क्यों करते हैं सर? समझो एक चीज, 0.18 क्यों करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू करने का दो तरीका है। एक है कि प्रेजेंट वैल्यू हर साल के अंत पे करते हो, तो वहां 1 प्लस जो भी रिटर्न हो, के हो चाहे जो भी हो, वो करते हो। ठीक है, डिवाइड करते हो या निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पीवीआईएफ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या क्या होगा? जैसे कि 1 डिवाइड बाई 1.10 करोगे तो क्या होगा? 0.90, 0.826। ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इसको जोड़ के अगर कांस्टेंट है तो वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज कांस्टेंट n नंबर तक चला जाए तो उसका प्रेजेंट वैल्यू करने का फॉर्मूला है डिवाइड बाई के। समझ में आया? ये कोई फॉर्मूला है के जो नीचे जो डिवाइड कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू करने का फॉर्मूला है। इंटर में पढ़ के आया होगा प्रेजेंट वैल्यू करना। प्रेजेंट वैल्यू कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन खाली प्रेजेंट वैल्यू का बात करेगा। तो अगर कोई चीज सर्टेन है कि 1 साल के अंत पे इतना मिलेगा, 2 सेकेंडरी के अंत पे इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, तो अलग बात है कि हम 1 प्लस के हर साल को घिसते जाते हैं अलग अलग करके, और यही तक मिलेगा, पता होगा यही तक मिलेगा। पर अगर कोई चीज हो जाए कांस्टेंट और एन टर्म्स तक, मैंने टर्म्स का लिमिट नहीं हो कब तक मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला के और के माइनस जी हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू करने का फॉर्मूला के और के माइनस जी, कोई फॉर्मूला नहीं है, इस सब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है बेसिकली। अब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करो सबको, वो अलग चीज है। पीबीआईएफ करो, पीबीआईएफए करो, वो अलग चीज है। आगे सीखोगे, सिंपल तरीका भी सिखाऊंगा कैसे एक लाइन के अंदर पूरा शेयर का वैल्यू निकल सकता है, ये भी बताऊंगा। कोई डायग्राम, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है।
जैसे हमने पोर्टफोलियो में किया था, बिना लाइन खींचे हुए पूरा पोर्टफोलियो का क्वेश्चन बनाया था, यहाँ तक कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हमने सॉल्व की थी बिना लाइन खींचे। तो यहाँ भी बिना लाइन खींचे ही सॉल्व करेंगे आगे। अभी तो खैर बेस पे चल रहा है, तो बेसिक पे चलते आगे चलेंगे, फिर तो आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या बोल रहा है? 2 बात कर रहा राइट शेयर का। अब एक सिंपल सा चीज सोचो, जब भी राइट इशू होता है, अगर मार्केट में हो गए तो ध्यान दिया होगा, प्राइस गिर जाता है शेयर का। क्यों गिरता है, कभी सोचो? बताओ क्यों गिरता है? राइट इशू होते ही प्राइस का शेयर क्यों गिर जाता है? बताओ। अब समझो इस चीज को, अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्यों गिर जाता है। बस गिर जाता है ये पता है, राइट इशू होते हैं, पर गिरता क्यों है कभी ये सोचा नहीं होगा तुमने। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट देखा है? हाँ देखे हैं सर। मान लो यहाँ इक्विटी है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक। मान लो इक्विटी, चलो रिजर्व सरप्लस को इग्नोर करो, मान लो इक्विटी है, या रखो इसको भी, कोई 1 लाख का, ठीक है। कितना शेयर है? 1000 शेयर है, ठीक। 1 लाख का इक्विटी, 1000 शेयर, तो पर शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया, नो डाउट। अब ऐसा बात है, मार्केट में चल रहा है कुछ 200 300 400 कुछ चल रहा है, उससे मतलब नहीं है मुझे, यहाँ समझा रहा हूँ बस, यहाँ समझो। 100 रुपया सर अभी के लिए कीमत है। जैसे ही राइट इश्यू होगा, उसके लिए पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं। पूरा पैसा मिलेगा नहीं सर। राइट का मतलब ये कम पैसा में बेच रहा है कंपनी। मान लो कंपनी 50 रुपया लिया पर शेयर और 500 शेयर इशू कर दिया। अगर 500 शेयर इशू किया और 50 रुपया ही लिया, मैंने हर एक पे 2 शेयर दिया गया, मैंने हर 2 पे 1 शेयर दिया गया, और 50 रुपया लिया, तो कंपनी के पास आया कितना? 25,000। कंपनी के पास आया 25,000 रुपया और शेयर बढ़ गया 1500। अब तुम बताओ, क्या बुक वैल्यू गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। मैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, भूल जाओ तुम अकाउंटिंग को। जब मार्केट में आओ अकाउंटिंग भूल जाओ। अकाउंटिंग तो बस दिखाने का तरीका होता है, प्लस माइनस को 2 साइड में। अकाउंटिंग भूल जाओ सर, अकाउंटिंग आता है ऐसा थोड़े, सर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, दिस होगा, डेट, अकाउंटिंग भूल जाओ। तो मेरे पास आया क्या सर? आया 1,25,000 हो गया सर अब मेरे पास, लेकिन शेयर कितना हो गया? 1500। क्या वैल्यू गिरा कि नहीं गिरा? गिरा सर, 83 रुपये 83 पैसा हो गया। यही चीज है बस, यही चीज है वैल्यू ऑफ राइट। यही चीज अभी पढ़ोगे, निकालोगे। ये सिंपल चीज देखे, सिंपल मैथ। क्या किया मैंने? कुछ नहीं सर। 25,000 रुपया मिला, 500 शेयर का 50 के बदले, दोनों को जोड़ दिया, 125 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर भागे 1500, सर 83 रुपया 23 पैसा हो गया मेरा सर। राइट का वैल्यू गिर गया। क्यों गिर गया? क्यों गिरा? राइट इश्यू होते ही क्यों मेरा शेयर का प्राइस गिर जाता है? यही कारण है। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, पैसा कम आया, तो वैल्यू कहां से बढ़ेगा? वैल्यू गिरेगा ही ना यार। अब उस राइट को अगर मैं नहीं खरीदूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर राइट को खरीद लो तो बच जाऊंगा, अगर राइट को ना खरीदो तो बर्बाद हो जाऊंगा। पूछो कैसे बर्बाद हो जाओगे? तो कंपनी को जब भी फंड चाहिए होता है ना, अर्जेंटली और नेसेसरली और इंपॉर्टेंटली, तो वो राइट इशू करता है। तो जितना भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो जानता है कि अगर वो राइट नहीं लेगा तो उसका वैल्यू नीचे गिरने वाला है, पर राइट खरीद के वो बच सकता है। पूछो कैसे? मान लो ए के पास 100 शेयर होगा, उसको 50 ठो राइट में मिलेगा, 150 शेयर हो जाएगा, 150 गुने 3.33 करो, 12,500 रुपये। इसको खरीदने में कुछ पैसा लगा होगा 50 शेयर को, तो 50 गुने 50, 2,500 रुपया खरीदने में लगा होगा, और उसका वैल्यू वापस कितना बच गया उसके पास? 1,000। आया समझ में?
राइट खरीदा तो बच गया, कैसे बच गया सर? और राइट के पहले क्या था सर? उस टाइम इसका वैल्यू 100 गुने 100 हजार रुपया था, और अब भी इसके पास 1000 रुपए के वैल्यू का है। क्यों? समझ में आया? अगर राइट नहीं खरीदता तो क्या होता है इसके साथ? 100 ही शेयर बचता, 83 रुपया 33 पैसा का, और इसका वैल्यू 8330 जो भी है वो बच जाता। तो इसलिए जैसे ही राइट इश्यू होता है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो तुरंत राइट खरीदता है, या फिर तुरंत शेयर को बेच देता है, क्योंकि पता है उसको वैल्यू गिरेगा। क्यों गिरेगा? ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाला है, अब पैसा कम आ रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहा है और पैसा कम आएगा तो वैल्यू गिरेगा ही ना यार। और यही चीज को बस पूरा फॉर्मूला में फिट करेगा और तुमको क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा, और तुम कंफ्यूज हो, सर इसमें फॉर्मूला है सर, ये n माइनस एन एन जीरो पी जीरो एस जीरो ई जीरो एफ जीरो के लिए। कुछ नहीं है फॉर्मूला, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है खाली, कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया क्या हुआ? राइट इश्यू होने के बाद क्यों प्राइस गिरता है, और नहीं खरीदे तो क्या नुकसान हो सकता है हमको राइट को। अगर अपने वैल्यू को हमको, देखो ये सब एस्टिमेशन है, एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, ये एस्टिमेशन है, ध्यान रखना है। आप सोच कह सकते हो कि सर ऐसा थोड़े, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो हो सकता है, ये तो एस्टिमेट है, तो कुछ भी हो सकता है रियलिटी में। नहीं खरीदोगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा शेयर का रेट वैल्यू गिर जाएगा, क्या करोगे? तो खरीद लेता है लोग। तो यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को बस फार्मूला पे पुट करके सॉल्व करेगा और तुमको बोलेगा कि ये फार्मूला है। कोई फार्मूला नहीं है, समझ गए क्या बोला? अभी 13 रुपए चल रहा है, 10 लाख शेयर, इसका मतलब अभी मेरा मार्केट वैल्यू क्या है? अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था बुक वैल्यू से, अब समझो उसी को मार्केट वैल्यू से, देखो क्या होगा। तो इसका मतलब सर मेरा कंपनी का वैल्यू 10 लाख गुने 13 रुपए, यही ना? 10 लाख गुने 13 कितना होता है सर? 1 करोड़ 30 लाख रुपया मार्केट वैल्यू ये है। सर राइट इशू करना चाह रहे हैं, कितना पैसा आएगा कंपनी के पास? सब्सक्रिप्शन मनी रेज, जो भी मनी रेज्ड होगा थ्रू राइट इशू, जो चाहे लिखो इंग्लिश में, मनी रेज थ्रू राइट इशू, सब्सक्रिप्शन मनी रेज, या जो भी, सर 20 लाख रुपया आएगा कंपनी के पास। और कंपनी के पास ये है, टोटल कंपनी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 1 करोड़ 50 लाख। पर ये 1 करोड़ 50 लाख जो है वो कितने शेयर के लिए है वैल्यू? तो सर 10 लाख शेयर तो पहले से था। अब उसका सर राइट का चेक करिएगा सर, तो 1 राइट फॉर एवरी 2 शेयर, मतलब 5 लाख शेयर तो सर मिलेगा। जरा नंबर ऑफ शेयर निकालो, तो करेंटली कितना है? 10 लाख। राइट इशू के बाद राइट इशू कितना होगा जरा बताओ? तो सर 2 के बदले 1, तो 10 लाख, रेशियो क्या होगा 1:2? 2 के बदले 1 तो 5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू कितना हो जाएगा? 15 लाख। तब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कितना होगा? ये तो क्वेश्चन था, एक्स राइट प्राइस कितना होगा? राइट इशू एक्स राइट प्राइस, मतलब राइट इशू होने के बाद प्राइस क्या होगा? एक्स राइट प्राइस कितना होगा? तो सर 1 करोड़ 50 लाख भागे 15 लाख, 10 रुपये। ये हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। समझिए, कोई दिक्कत?
अब इसी को फॉर्मूला में पुट करेगा और तुमको ऐसे बोलेगा करंट मार्केट वैल्यू प्लस सब्सक्रिप्शन मनी N0 प्लस N1, अब बोलेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले मेरे पास तेरा 1,30,00,000 का वैल्यू था, 20 लाख रुपया और रेस करेंगे तब 1,50,00,000 का हो जाएगा मेरे पास पैसा, लेकिन शेयर का नंबर भी तो बढ़ गया, 15 लाख हो गया। तो राइट इश्यू होने के बाद मेरा शेयर का दाम क्या हो जाएगा? 13 रुपए से घट के 10 रुपया हो जाएगा। अब आता है सवाल, वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ राइट सिंपल समझो तो कितना हो गया अभी सर? 10 रुपया वर्टिकल एक्स राइट प्राइस हो गया, और रेज कर रहा है, पैसा वसूले हैं ना? कितना रुपया वसूले हैं सर? 20 लाख वसूले हैं। कितना से सर? 5 लाख शेयर पे। तो 20 लाख भागे 5 लाख, 4 रुपया पर शेयर तो हम वसूल लिए। तो अगर 4 रुपया वसूल ही लिए हैं तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? 6 रुपया मुफ्त में दिए हैं, और का उसको नहीं समझा? वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? 6 रुपये। 4 रुपये तो वसूल ही लिए 10 रुपये में, दाम गिर गया 10 रुपया हो गया, उस 10 में से 4 रुपये तो वसूल ही लिए, तो 6 रुपया वैल्यू ऑफ राइट। अगर बोल दे वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कितना हुआ निकालने के लिए, तो भी कुछ नहीं करना है सर। कितना हुआ वैल्यू ऑफ राइट? बोला 6 रुपया, इनटू रेशियो क्या था सर? 1:2। रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा? 3 रुपया। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो वही चीज किया है, वैल्यू ऑफ राइट 6 रुपया, राइट ऑफ ये 3 रुपया, एक्स राइट 10 रुपया, काम खत्म। सेकंड वाले में रेशियो चेंज है, निकाल लोगे खुद से, इतना तो उम्मीद रख ही सकते हैं समझने के बाद। इसका जो मेन पार्ट है वो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वेल्थ में क्या इंपैक्ट आएगा वो पूछा है। चलो बताते हैं वेल्थ में क्या इंपैक्ट आएगा। अगर हम राइट ना ले तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 100 शेयर का 100 शेयर ही बच जाएगा मेरे पास, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 रुपया। इसका मतलब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1,000 रुपया। पहले मेरा वैल्यू क्या था? 100 इंटू 13, 1300 रुपया। 300 रुपया का नुकसान, क्या समझे? 300 रुपया का वेल्थ लॉस, मेरा वेल्थ घट जाएगा 300 रुपये से। लेकिन अगर हम राइट को ले ले, मतलब राइट एक्वायर कर ले, तो मेरे पास शेयर हो जाएगा 100 के बदले 2 शेयर देगा, 150 शेयर हो जाएगा। 150 शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो कितना रुपया हो जाएगा? 1500। पर इस 50 शेयर को लेने के लिए हमको 4 रुपया देना पड़ा होगा, तो 50 गुने 4, 200 रुपया घट जाएगा। इसका मतलब मेरा, अगर हम राइट को ले ले तो मेरा वैल्यू 1300 का 1300 रह जाएगा। तो देर इज नो चेंज इन द वेल्थ। अगर राइट ले ले तो देर इज नो चेंज इन वेल्थ, अगर राइट ना ले तो मेरा वेल्थ लॉस हो जाएगा 300 का, बस और क्या। इसी का सेकंड वाला खुद सॉल्व करना, क्या होगा। जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, नवंबर 23 का एक क्वेश्चन है, उसमें ध्यान से देखोगे तो लेने के बाद भी लॉस हुआ था, क्योंकि उस केस में थ्योरेटिकल प्राइस उस तरह से था। होता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि नो लॉस हो जाए, मैंने क्या एस्टिमेशन है सब कुछ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है, यहां तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू का सारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्या बोला? पेड, तो अब तो यहाँ क्लियर सारी D0 है, क्योंकि बोल दिया पेड तो ये D0। बोला 20% से 2 साल ग्रो करेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। जहां से कांस्टेंट हुआ वहां क्या निकालना पड़ेगा हमको? वैल्यू निकालना पड़ेगा वहां का, क्योंकि वहां से कांस्टेंट हो गया है। और जहां से कांस्टेंट होता है वहां पे कौन आ जाता है? गॉर्डन भाई साहब। बोलता है कांस्टेंट हो गया, बोलता है हाँ, या वाल्टर भाई साहब। खैर वाल्टर का यूज नहीं होता है तो गॉर्डन पे रहो। गॉर्डन भाई साहब आ जाते, दौड़े भागे, बोले कांस्टेंट हो गया। बोला हाँ कांस्टेंट हो गया। यहाँ से बोलता है यहाँ पे प्राइस निकालो फटाफट, यहाँ से कांस्टेंट है। तो बोला काहे प्राइस निकाले? तो बोले कहां तक जाओगे कांस्टेंट का प्रेजेंट वैल्यू करने, मर ही जाओगे। यहाँ पे वैल्यू निकालो कि क्या होगा, फिर इसको घिस लेना आगे।
नहीं समझे क्या बोला, एक क्वेश्चन समझो, एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने एक शेयर खरीदने का मन बनाया, ठीक है, और हमने एस्टिमेशन लगाया, क्या लगाया, कंपनी ने आज 4 रुपया दे दिया है, आज जब मैंने ये हिसाब लगा रहे हैं तब 4 रुपया दे दिया है। मुझे लगता है कि ग्रोथ होगा सर्टेन, और नेक्स्ट ईयर कंपनी हमको 20% से देगा बढ़ा के, मतलब 4 गुने 1.20, 4 गुने 1.20, मतलब कंपनी 4 रुपया 80 पैसा देगा, और इसी तरह से दूसरा साल भी कंपनी बढ़ा के ही देगा 20%। तो कहते हैं हाई ग्रोथ, कंपनी कुछ साल तक बढ़ा हुआ पैसा देगा, हाई ग्रोथ में पैसा देगा, 5.76 ये कंपनी देगा। पर इसके बाद 2 साल खत्म होने के बाद कंपनी 10% देता ही रहेगा, तो हम D3 निकाले, D4 निकाले, फिर D5 निकाले, और ऐसे करते करते DN तक जाए, अब फिर प्रेजेंट वैल्यू करें, पॉसिबल है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, अपना आदमी के दिमाग पे बस का बात है कि DN तक का निकालते रहे। तो यहाँ पे कौन आएगा, बोलेगा जब D2 निकाल लोगे तभी आएगा, नहीं D3 निकालोगे तब आएगा। D3 जैसे ही निकालोगे गॉर्डन भाई साहब आएंगे, तो D3 निकाल लेते हैं एक सेकंड के लिए। D3 हमने निकाला क्योंकि 10% से ग्रो होगा ना सर, तो 1.10, हाँ तो बोलो ठीक है, 5.76 इंटू 1.10। जैसे ही D3 निकालोगे गॉर्डन भाई साहब भागे भागे आएंगे, ठीक है, गॉर्डन भाई साहब आएंगे, क्या बोलेंगे, अरे रुक जाओ, पागल हो गए हो, ऐसे निकालते चलोगे का DN तक, तो मर जाओगे तुम, हो गया तुम्हारा एक ही क्वेश्चन, बनेगा ही नहीं, खैर क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा, एन तक कौन निकाल पाएगा आंसर, बोलेगा ICI तुमको मार्क्स नहीं देगा, ऐसे पगलाओगे तो। मेरा बात सुनो, गॉर्डन भाई साहब का बात सुनो, बोले यहां जैसी तुम्हारा कांस्टेंट रेट आ गया ना कि अब 10% से ही हर साल बढ़ते जाओगे, 10% से ही हर साल बढ़ते जाओगे, 10% से ही हर साल बढ़ते जाओगे, तो मेरा फार्मूला लगा करके यहां पर P2 निकाल लो ना, मेरा फार्मूला लगा करके P2 निकाल लो, मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकाल ले शेयर का, हाँ वो निकाल लो, क्यों, क्योंकि यहां से बाबू कांस्टेंट हो गया है ना, तो जहां से कांस्टेंट हो गए हो वहां पे मेरा फार्मूला तो यूज कर सकते हो ना। मेरा फार्मूला क्या कहा था, जब भी कांस्टेंट हो जाओ तो D01 प्लस जी के माइनस जी, ये D0 क्या था, कुछ नहीं था बाबू, D1 था, D1 के माइनस जी, जब D1 के माइनस जी करते हो तो P0 निकलता है, तो अगर P2 निकालना है तो एक बढ़ा के D3 ले लो, अब के माइनस जी कर दो, अब D3 क्या हो तुम निकाल लिए हो, D3 क्या है 1.10 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां से कांस्टेंट हुआ, तो D3 निकाल लो, लेकिन D3 निकाल के रुक जाओ, क्यों, गॉर्डन भाई सबका है, यहां से कांस्टेंट हो गया है, कहां तक जाओगे तुम, D4 से भी P3 निकालो फिर भी सर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां से कांस्टेंट हो गया है तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, D01 प्लस जी के माइनस जी, ये फॉर्मूला था P0 का, तो अगर P2 निकालना है, P2 निकालना है, तो जब P0 तो D1 था तो D3 ले लेंगे, बस नीचे तो के माइनस जी रहेगा, तो यही कहा गॉर्डन भाई साहब ने, तो गॉर्डन भाई साहब ने कहा P2 निकालो, तो P2 निकाल लेते हैं, तो P2 क्या होगा, जहां से कांस्टेंट हो वो, ठीक है ना, अगर 5th ईयर के बाद कांस्टेंट हुआ तो P5, 6th ईयर के बाद कांस्टेंट हुआ तो P6, ठीक है, तो P2 में आएगा D3, D3 कितना है 6.336, यहाँ पे G कितना है 1 प्लस 0.10 डिवाइड बाई के, रिक्वायर्ड रिटर्न कितना था, देखो जरा क्वेश्चन में 15%, 15% माइनस जी कितना था, 10 था, 10 ही था, 0.10 निकालो, P2 कितना होगा 6.336 इंटू 1.10 डिवाइड बाई 0.05 इक्वल्स टू 139.392, ये आ गया आपका P2। अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास D1 है, तुम्हारे पास D2 है, तुम्हारे पास P2 है, अगर इन सब का प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो P0 नहीं आ जाएगा, P0 था ही क्या, प्रेजेंट वैल्यू,
इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू। अब ये सेकेंड ईयर के अंत पे है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा 0.7561, और इसका भी क्या होगा 0.7561, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.8696। बस हो गया आंसर सॉल्व। या तो इसको ऐसे निकालो या स्ट्रेट लाइन में निकालो, ऐसे निकालो तुम्हारा मन है, या ऐसे टेबल बना के निकालो तुम्हारा इच्छा है। हमसे पूछो तो अगर ये नहीं दिया होता तो मैं तो कैलकुलेटर का यूज करता, और छोड़ो कहानी हटाओ, आ जाओ। कैश फ्लो क्या क्या होगा, तो D1 निकाल लिया था हमने, कितना निकाला था 4.80, ये कितना था 5.76, और उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया था, तो हमने P2 निकाला था। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%, 15% क्या था 15%, 10 सॉरी 15% दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.8696, 0.7561, और ये भी सेकंड ईयर का ही है तो ये भी 0.756। ठीक, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 2 ही ना है, ईयर 2 के अंत में वैल्यू है, निकालो कितना होगा 4.80 into 0.8696 equals to 4.17, 5.76 into 0.7561 equals to 4.355, 139.392 into 0.7561 equals to this GT 113 रुपया 92 पैसा। समझिए कोई दिक्कत? ये 126 रुपये कैसे निकाल लिया, फिर कोई गलती किया था क्या? अच्छा D3 तो हम लोग निकाल ही लिए थे, तो गलती हो गया एक, 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D4 हो जाएगा ना, तो ध्यान रखना D3 निकाल लिया था, D4 जाना नहीं, अगर P2 निकालना D3 चाहिए, D3 निकल गया था। गलती क्या हुआ कि D3 को फिर हम लोग आगे D4 हो जाएगा, फिर तो थोड़ा सा गलती हो गया था। 6.336 डिवाइड बाई 0.05, 126.72 होगा ये। ठीक है, अब आंसर मैच कर जाएगा आपका, तो 26.72 से निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, तुम्हारा इच्छा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ गए? तो यही था, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और कल हम लोग फिर अपना आगे कैरी ऑन करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लो, खैर कोई है भी या नहीं देख रहा पता नहीं, रहता है कौन देखने वाला, अकेले अकेले पढ़ाते रहते हैं लगता है।
चलिए तो ठीक है, रखा जाए।